इस बुक का रिलीज डेट क्या था और मेन थीम क्या है इसमें? कंट्री के हालात ऐसे हैं, एक टाइम ऐसा था कि हर दूसरे तीसरे दिन वी यूज्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट सोल्जर्स बीइंग किल्ड इन एक्शन। तो कितना हाई नंबर होता था ऑफ किल्ड इन एक्शन। तो उस हिसाब से अगर आप सोचें तो वुंडेड इन एक्शन, इंजर्ड इन एक्शन कितने होंगे। जो आप कैसे देख रहे हैं कि आपकी बुक की वजह से इस अवेयरनेस को फैलाने में हेल्प हो जाएगी और अवेयरनेस कैसे फैला सकती है आपकी बुक की वजह से? आप जैसे लोगों के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मैं उम्मीद भी कर रही हूँ और कोशिश भी कर रही हूँ कि किसी तरह से मैं ये बुक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचा पाऊँ। सबसे बड़ी बात जो निकल के आई इस किताब में से, each one of them said कि disability is in the mind. Hello and welcome to this new podcast on the state of affairs. I would like to start with this thing that have you ever heard of the soldiers who have taken injuries in the line of duty and also who takes care of them after that? इन सारी चीज़ों के बारे में ऑब्वियसली हम तो बात करना ही चाहेंगे इस सारे पॉडकास्ट में। और दूसरी बात ये कि इसका जो मीडियम ऑफ बात करने का होगा वो मोस्टली उर्दू या इंग्लिश ही होगा फॉर द ऑडियंस। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आज इस बहुत ही अच्छे पॉडकास्ट पे अमरीन जैदी, जो कि एक ऑथर है और एक कॉलमनिस्ट है। इनकी ऑलरेडी एक बुक है वॉरियर विडोज के नाम से, और ये जो आज का बुक डिस्कशन है, रिसेंटली इनकी बुक लॉन्च हो गई है सोल्जरिंग ऑन, जो कि उन सोल्जर्स के बारे में है जो लाइन ऑफ ड्यूटी में जिनको चोट पहुंची थी या उसके बाद वो किसी डिसेबिलिटी के शिकार हैं, कोई भी इंजरी लेने के बाद, लाइन ऑफ ड्यूटी में काम शॉट्स लेने के बाद। तो उनके बारे में एक बात करना इस सारी बुक में, हम इसी के बारे में बात करेंगे मोस्टली। तो पहले वेलकम करना चाहेंगे अमरीन जैदी का ऑन पॉडकास्ट। सबको तो अमरीन जी, इतना ज्यादा वक्त तो नहीं लेंगे किसी और चीज में, हमें बस इतना बता दीजिए कि ये पहले इंट्रोडक्शन, इसका इस बुक का रिलीज डेट क्या था और मेन थीम क्या है इसमें। इसके बाद हम जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम इसके सब्सिक्वेंटली इसमें उठा लेंगे। देखिए, सोल्जरिंग ऑन एक बुक ये मैंने लिखी अपने डिसेबल्ड सोल्जर्स पे। मतलब कंट्री के हालात ऐसे हैं, अभी तो खैर काफ़ी कम हो गया है फिर भी, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि हर दूसरे तीसरे दिन वी यूज्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट सोल्जर्स बीइंग किल्ड इन एक्शन। तो कितना हाई नंबर होता था ऑफ किल्ड इन एक्शन। तो उस हिसाब से अगर आप सोचें तो वुंडेड इन एक्शन, इंजर्ड इन एक्शन कितने होंगे। तो हम लोग पुणे में पोस्टेड थे उस टाइम पे, और वहाँ पे एक पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर है। तो एक बार वहाँ हम लोग ने विजिट किया और वो मेरा फर्स्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन था डिसेबल्ड सोल्जर्स के साथ। ठीक है। और वहाँ पे थे एक फ्लाइंग ऑफिसर MP कुमार, जिनका स्पाइन में चोट लगा था, और इवन देन ही डिड नॉट गिव अप। मतलब वो नेक बिलो तो फंक्शन ही नहीं कर सकते थे, और उनको केयर टेकर्स चाहिए थे, हेल्पर्स चाहिए होते थे उठाने बैठने के लिए, एक फिंगर मूव करने के लिए भी। बट तब भी गिव अप नहीं किया उन्होंने। और उस टाइम पे वो पुराने कंप्यूटर्स होते थे वाइट कलर के, नहीं चौड़े चौड़े से, नहीं कंप्यूटर्स नए नए जब आए थे, उन्होंने उसको मॉडिफाई करा के वो कीबोर्ड अपने सामने लगवा लिया और स्टाइलस पकड़ के ना मुँह से ही यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स, ही यूज्ड टू हैव अ ब्लॉग ऑफ हिज ओन। और जितने लोग वहाँ पे आते थे, या मिलिट्री हॉस्पिटल पुणे में जो है उसके जो सोल्जर्स आते थे वहाँ के इंजर्ड, तो सबको इंस्पायर, और हर कोई उनको बहुत ही ना इंस्पिरेशन की तरह देखता था। तो वो मेरा एक क्लिक हुआ था उस टाइम पे। और अब जब मैंने अपनी वॉरियर विडोज के बाद नेक्स्ट बुक के बारे में सोचा तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि डिसेबल्ड सोल्जर्स, एक जनरल कार्डोजो हैं, आपने सुना होगा। तो 1971 वॉर में उनका ही लॉस्ट हिज लेग, और कहीं मैंने उनको बोलते हुए सुना था कि मतलब डिसेबिलिटी अभी
बहुत ही वैसा सब्जेक्ट है कि डिसेबल्ड सोल्जर, अभी एकदम से लोगों के दिमाग में ये मुद्दा आया ही नहीं था। तो मैंने रिसर्च शुरू की, पढ़ना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया। मेरे हस्बैंड जो आर्मी ऑफिसर, आर्मी में रह चुके हैं, तो उनसे कनेक्शंस, उनके फ्रेंड्स जो भी थे, सबसे बात करके अपने कनेक्शन से सबसे डिटेल्स ली। लाइब्रेरीज़ में गई, फ़ौजी लाइब्रेरीज़ में गई, तो पता चला डिसेबिलिटी पे किताबें ही नहीं है ना? अभी कोई प्रॉपर रिसर्च ही नहीं हुई थी तब तक। अब हो रही है, हो चुकी है ऑलमोस्ट, बट उस टाइम पे कुछ नहीं था। तो उससे एक मिला आपको मुद्दा कि नहीं, इस पे तो लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर एक सोल्जर से दूसरे सोल्जर पे, एक जगह से दूसरी जगह गई, मिली, बैठी, वक़्त गुज़ारा उन लोगों के साथ। तो फिर पता चला कि भाई साहब, मतलब क्या ज़िंदगियाँ हैं, मतलब इतनी बड़ी-बड़ी चोटों के बाद भी कैसे सर उठा के ये लोग जी रहे हैं। जज़्बा है इन लोगों के अंदर। और मतलब इस बुक ने मेरा खुद का पर्सपेक्टिव बहुत चेंज कर दिया है कि हम छोटी-छोटी बातों को लेके हर्ट होके बैठ जाते हैं, उसने ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया। बट यहाँ तो ये पूरा अपने बॉडी पार्ट्स खो के भी, एक नायक दीपचंद है, ही डज़न्ट हैव लेग्स, दोनों लेग्स नहीं हैं उनके, एक आर्म में प्रॉब्लम है, दूसरी आर्म में फिंगर्स नहीं हैं, 3, और तब भी तुम देखो कहीं किसी की भी डेथ की खबर आए सोल्जर की या यंग बच्चों की, अग्निवीर्स की, वो पहुँचा होता है। अपना वो लगा के प्रोस्थेटिक वो पहुँचा होता है। उससे फ़ोन पे बात करो, तो लगता ही नहीं कि आप डिसेबल्ड सोल्जर से बात कर रहे हो किसी। तो और सब अलग-अलग बिखरे हुए थे। ऐसा नहीं था कि मतलब मैं एक से मिल रही हूँ तो दूसरा उसको जानता है, नाम-वाम ज़रूर सुने थे। बट मेरा आज सबसे बड़ी बात जो निकल के आई इस किताब में से, ईच वन ऑफ देम सेड कि डिसेबिलिटी इज़ इन द माइंड। अगर आज हमने सोच लिया है कि मैं डिसेबल्ड हूँ, मेरे लिए तो अपनी दूसरी साँस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक आई एम डिसेबल्ड, और मैं आई एम मच बेटर देन अदर एबल बॉडीड सोल्जर्स एंड मेन। तो वो जज़्बा मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉज़िटिविटी आई उससे। ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि एक स्टोरी थी, आपने जो पहली बुक लिखी उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये वाली बुक लिखी ऑन द डिसेबिलिटी एलिमेंट जो है। लेकिन एक आपका एक पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा मैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली टीवी डिबेट्स में भी देखते हैं कि आज बॉर्डर पे ये हो गया, फलानी जगह पे ये हो गया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है तो वॉर के बारे में या आर्म्ड फोर्सेस के बारे में है एक अवेयरनेस है। लेकिन जो डिसेबिलिटी वाला एलिमेंट है, आपको क्या लग रहा है एज इंडिविजुअल और एज समबडी हु इज रिलेटेड टू दिस आर्म्ड फोर्सेस, बिकॉज आपका जो है एक रिश्ता है आर्मी के साथ, तो मुझे बता दीजिए कि आपको एज एन इंडिविजुअल क्या एक पर्सपेक्टिव मिसिंग है ये वाला एलिमेंट हमारी नॉर्मल डिस्कोर्स में, जब हम बात करते हैं, डिबेट्स की बात करते हैं या राइटिंग की बात करते हैं, या इवन हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा बुक मार्केट है, इसका क्या प्रॉब्लम है कि ये अभी तक लाइमलाइट में नहीं आ रहा है? क्योंकि लाइक अ गुड सोल्जर, इन सोल्जर्स ने कभी अपने सेल्फ प्रमोशन नहीं किया। अपनी जो सैक्रिफाइसेस थी उनका इन्होंने एक वो ब्यूगल नहीं बजाया सब जगह कि देखो मैं ये करके आया हूँ। खामोशी से अपना बैठ गए, अपनी जो भी इनकी पेंशन्स थी या कॉम्पनसेशन जो भी था थोड़ा बहुत, उससे लेके कई थे ऐसे जो अभी भी जूझ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। तो मुझे लगा इनकी आवाज़ें अगर मैं उठा सकती हूँ और लोग अगर सुनेंगे, तो थोड़ा लाइफ में लगेगा कि कुछ किया है, मैंने भी कुछ हासिल किया है। और वही है कि लाइक अ वेरी गुड सोल्जर शिकायतें नहीं करते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं, बट दर्द तो आपको दिखता है ना। प्रोस्थेटिक लेग लगा के मैराथन्स दौड़ रहे हैं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबरॉय हैं मुंबई, वाइस चीफ भी रह चुके हैं। मतलब इवन विदाउट वन लेग ही वेंट ऑन टू बिकम अ वाइस चीफ, और सारे फिजिकल फिटनेस टेस्ट उन्होंने अपने वो किए। सेम वाज विद जनरल कार्डोजो। और ये लोग जाते हैं हर साल जनवरी में मुंबई मैराथन में अपने प्रोस्थेटिक लेग्स लगा के, लेकिन जब वो प्रोस्थेटिक हटाते हैं और आपको दिखता है कि अभी भी ब्लीडिंग हो रही है, कहीं ज़ख्म फिर से निकल आया है, तो ये दर्द वो लोग शेयर ही नहीं करते। उनको अच्छा ही नहीं लगता कि ज़्यादा किसी से इसके बारे में बात की जाए, और जो है बस ठीक है। मतलब
सेल्फ रिस्पेक्ट इतना ज़्यादा है कि नहीं करते बात। और आपकी जो ये बुक है सोल्जरिंग ऑन, इसका जो मेन थीम है, आपने इसमें स्टोरीज कवर की हैं या आप एक नॉर्मली एक जनरा के हिसाब से चल रही हैं इसमें? नहीं, मैंने स्टोरीज़ की हैं, 12 तो स्टोरीज़ हैं, लाइफ जर्नीज़ हैं, और 13 मेरा वो फाइनल सैल्यूट है फ्लाइंग ऑफिसर एमपी कुमार को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं जब घूम रही थी इस किताब के लिए और रिसर्च कर रही थी सारे में, तो पुणे में, क्योंकि पुणे में आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर भी है और पुणे में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सेंटर भी है और ये पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी है। तो पुणे, मतलब मैंने अपनी किताब में लिखा है कि गॉड्स अ डिवाइन अबोर्ड फॉर द डिसेबल्ड सोल्जर। तो वहाँ जब मैं गई ना, तो कई बच्चों से भी मिली, यंग कैडेट्स जो इंजरी हो गई उनकी ट्रेनिंग के दौरान। फिर एक और सोल्जर से मेरे को मिलने के लिए इन लोगों ने बोला, किसी ने सजेस्ट किया, तो उनसे टाइम वाइम ले लिया इन लोगों ने पहले ही वहाँ पे जो हॉस्पिटल में थे। और फिर जब मैं गई तो तब उससे पहले मैं 2-3 लोगों से मेरा आज मिल चुकी थी। तो इमोशनली ना मैं थोड़ी ओवरवेल्म थी कि ऐसी स्टोरीज़ मैं सुन-सुन के आ रही थी यंग बच्चों की। तो मैंने ऑफ़िसर थी, एक लेडी ऑफ़िसर थी मेरे साथ, मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आई डोंट थिंक आई एम रेडी टू मीट एनीवन एल्स टुडे, कल देखते हैं। तो बोली, नो नो मैम, यू हैव टू मीट हिम, ही इज़ वेटिंग फॉर यू, दिस पर्टिकुलर सोल्जर आई एम टॉकिंग अबाउट, कर्नल प्रकाश। तो हम गए तो ग्लास पैनल था और मैंने देखा वो लेटे हुए हैं। तो मैंने फिर बोला, मैं कहा देखो ना रेस्ट कर रहे हैं, लेट्स नॉट डिस्टर्ब हिम। बोली, मैम 2 मिनट बस मिल के आ जाइए, ही फील बैड, फिर हम देखते हैं। मैंने मेरा दरवाज़ा खोला, मैं अंदर गई और वही लेटे-लेटे, ही वाज़ लाइक, गुड आफ्टरनून अमरीन मैम, हाउ आर यू? ऐसी, मतलब ऐसी तगड़ी आवाज़ में ऐसे अच्छे से उन्होंने बात की मुझसे। मैंने कहा गुड आफ्टरनून एंड हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल मैम। और वो करके और बात-वात करने लगे। फिर उन्होंने मुझे मेरे बारे में चीज़ें कुछ ऐसी बताई। अब मीडिया में होने की वज़ह से आई हैव बीन राइटिंग सिंस आई थिंक फॉरएवर फॉर न्यूज़पेपर्स एंड ऑल। तो उन्हें पता था कि सर का पोस्टिंग इस ईयर से इस ईयर यहाँ थे, आप लोग उस ईयर में वहाँ थे, फिर आप लोग सर फील्ड में चले गए थे तो आप इस स्टेशन में थे। मैंने कहा माय गॉड, यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन। कहते यस मैम, मुस्कुराने लग गए। उनके साथ क्या हुआ था मिराज, ही हैड दिस इंजरी हियर एट द स्पाइन, टॉप पे, फर्स्ट एंड सेकंड उनके उसमें इंजरी था। एंड उसकी वजह से उनको ब्रीदिंग में भी एक पेसमेकर लगा था, उसकी हेल्प चाहिए थी, मॉडिफाइड पेसमेकर टू हेल्प हिम ब्रीथ। तो मतलब वो शख्स जो एक उँगली भी नहीं उठा सकता है, सब कुछ छोड़ दो, मतलब दिस बिलो कुछ नहीं वर्क कर रहा था उनका, बट ही कुड टॉक। थोड़ा एफर्ट लगता था बट ही कुड टॉक। तो ऐसे हम बात-वात करने लगे एंड फिर उनके साथ में उनकी मदर थी, उनके ब्रदर थे, तो बताया, देखा भी मैंने भी कि उनका हॉस्पिटल बेड था, उन्होंने उस पे सामने आईपैड लगाया हुआ था और वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से वो अपने सारे काम करते थे। अपने पेरेंट्स के फाइनेंसेस, उनकी देखभाल, उनका मेडिकल, हर चीज़, अपने भाई का सब कुछ देखना, खुद भी जो कुछ वो लिखते थे, राइटिंग्स अपनी, सब वो वैसे करते थे। तो मैंने कहा यू आर वेरी स्मार्ट ऑफिसर, तो विल यू हेल्प मी एडिट माय बुक, बिकॉज़ आई नीड अ वेरी गुड एडिटर फॉर माय बुक। तो उसका चेहरा एकदम, इट ग्लोड लाइक एनीथिंग। कहते मैम, यू विल अलाउ मी टू एडिट योर बुक? मैं कहा ऑफ कोर्स, जब आप मेरे ऊपर इतने रिसर्च करके बैठ गए हो इतने से कम टाइम में, सो यू वेरी वेल, मतलब एडिट माय बुक एंड गेट ऑन द जॉब। तो वो मुस्कुराहट मैं आज तक नहीं भूल सकती, कि इस हालत में भी आई एम एबल टू हेल्प समबडी, मतलब उनको ये लगा होगा या जो भी है। तो बहुत बहुत अच्छी से बोले, इट विल बी एन ऑनर मैम। और हमने किया मेराज, हम लोग के वर्क टाइमिंग्स बिल्कुल अलग थे क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका मेडिकेशन चलता है, तो वो रात में जनरली जागते थे। तो कई महीने लगे हमें एडिटिंग में सब कुछ, और फिर हमने वो काम किया दोनों ने बैठ के, और कई महीने लगे हमें एडिटिंग में सब कुछ, और फिर हमने वो काम किया दोनों ने बैठ के,
और वो वहाँ पुणे में, मैं इधर दिल्ली में। और उसके बाद जब वो बुक एडिट होके आई, हम लोग जब हुआ, मैंने अपने पब्लिशर को बोला, मैंने कहा इस पे ना आप अपना कोई एडिटर मत लगाइएगा, ये मेरे लिए बहुत ही पायस, बहुत ही प्रेशियस सी चीज़ हो गई है अब, और हम इसको ऐसे ही प्रिंट में भेजेंगे। और वो ऐसे ही प्रिंट में आई। तो सोचो, मतलब इतना सब कुछ होके भी दैट जज्बा इज देयर, वो बरकरार है, और करने की चाहत मतलब देश के लिए, कंट्री के लिए। तो ये और ऐसे। आप ये जो आपने एग्जांपल दे दी बहुत ही इमोशनल वाली है। अब इसमें आपकी जो आप कैसे देख रहे हैं कि आपकी बुक की वजह से इस अवेयरनेस को फैलाने में हेल्प हो जाएगी कि ये जो हमारे डिसेबल्ड वेटरन्स हैं, सोल्जर्स हैं, इनके बारे में और इस सारे मसले के बारे में आपकी बुक क्या इस चैलेंज को कोशिश कर रही है एड्रेस करने की, और अवेयरनेस कैसे फैला सकती है आपकी बुक की वजह से? आप जैसे लोगों के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, है ना, लोगों से मिल के मैं उम्मीद भी कर रही हूँ और कोशिश भी कर रही हूँ कि किसी तरह से मैं ये बुक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचा पाऊँ, ताकि उनको उन तक ये पहुँचे। और मुझे बहुत बहुत भरोसा है कि वो इस चीज़ को पढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ, ये एक मुद्दा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, और ऐसे सोल्जर्स के लिए तो हम सबको ही खड़ा होना चाहिए। तो क्योंकि बीच में एक फ़ेज़ थी, बहुत लो फ़ेज़ थी इन सब डिसेबल्ड सोल्जर्स की। एक थे कर्नल कौल थे, तो उन्होंने लिखी थी, एक किताब लिखी थी कि बेटर डेड देन अलाइव। तो उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट अब हमारे हाथ में ये जो सोशल मीडिया है, इसके थ्रू इसका अगर हम पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं और लोगों तक ये आवाज़ पहुंचा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि मेरी फर्स्ट जो बुक थी वॉरियर विडोज़, उसमें जो फॉरवर्ड जो मैसेज होता है वो डिफेंस मिनिस्टर ने लिखा था, राजनाथ सिंह जी ने लिखा था। और जब मैं उनके पास उसकी मैन्युस्क्रिप्ट लेके गई थी और रिक्वेस्ट लेके गई थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे आप टाइम दीजिए, मैं इसको पढ़ना चाहूँगा। तो अगले हफ्ते बैठते हैं। और उन्होंने 3 दिन में वो पूरी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ ली। फिर मैं जब उनसे मिलने गई, तो वो बोलते हैं कि बेटा तुमने बहुत ही पवित्र काम किया है। हमारा तो ध्यान ही नहीं गया इस तरफ, और ऐसा है, इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कराओ, ताकि ये और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो उनके कहने पे मैंने वो बुक हिंदी में भी कराई, और अब इस वाली का भी हिंदी वर्जन आ रहा है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। और पॉलिसी लेवल पे या स्पोर्ट लेवल पे आप क्या देख रही है? क्या पॉलिसी लेवल पे हमारे पास ऐसे प्रोविजंस हैं इन सोल्जर्स के लिए? एक ऐसा एलिमेंट है हमारी पॉलिसी ग्रिड में कि जहां से हम कह सकते हैं कि इनको एक सपोर्ट, कांस्टेंट सपोर्ट मिल रहा है? या अगर नहीं है तो आप अपनी बुक में क्या इस चीज को एड्रेस कर रही हैं कि व्हाट आर द वेज आउट फॉर दिस? हाँ, मैंने कई सोल्जर्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, रिटायर्ड सोल्जर्स हैं। तो मेरी बुक में है एक चैप्टर पूरा गैप्स एंड एनोमलीज करके, कि क्या-क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई डिसेबल सोल्जर है, इनके अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे मैंने कहा, इतना ज़्यादा होता है कि वो उठ के खुद नहीं माँगेगा कि मुझे ये चाहिए या मेरे लिए ये करो। But then as a citizen of India, or as somebody sitting in the government, or मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इन सब, हाँ, मतलब जब तक हम अवेयरनेस नहीं लाएँगे, बताएँगे नहीं कि यहाँ पे ये लूप होल है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो कैसे पता चलेगा? तो आई फ़ील कि कोशिश तो है जारी, कि जहाँ तक ये कहानियाँ और ये इनके स्ट्रगल्स और इनकी इश्यूज़ पहुँच सकें, तो पहुँचे। और ये जो आप बात कर रही हैं, डिसेबिलिटीज इन द माइंड, हुँ, नॉट वाया योर बॉडी, हुँ, तो जब आपने ये सारी स्टोरीज इसमें लिखी है अपनी बुक में, कोशिश की है कि अवेयरनेस ट्रिगर करने की लोगों में, हुँ। इस कंट्री के लोगों में, तो आपको क्या लग रहा है सीरियसली? क्या इस चीज उनको देख के क्या ये ब्लेंड बन जाता है कि नहीं, सीरियसली सोल्जर्स आर मेड ऑफ अ डिफरेंट मेटल व्हेन इट कम्स टू दिस डिसेबिलिटी फैक्टर? हाँ, अब आप जैसे मेजर डीपी सिंह को ही देखिए।
आपने उनका ही इज कारगिल वॉर में उन्होंने उनका ही लॉस्ट हिज लेग, और ही इज इंडियाज फर्स्ट ब्लेड रनर। अभी उन्होंने 10 किलोमीटर का ऑनर रन किया है कंप्लीट, और स्काई डाइविंग करते हैं। ही कीप्स चैलेंजिंग हिमसेल्फ, रोज कुछ नया। और वो अभी कितना टॉल फिगर और इतना इंस्पिरेशनल फिगर बन के आ गए हैं सबके लिए। तो है कुछ अलग ही है इन लोगों के अंदर। मेन ऑफ स्टील, आई डोंट नो व्हाट, बट समथिंग वेरी स्पेशल। कि एक ने बल्कि बोला कि ये इंडियन आर्मी का लोहा है, ये ना टूटता है ना मुड़ता है। सो यू नो, है तो किसी और ही उसके बने होते हैं, अदरवाइज कोई नॉर्मल इंसान होता या हम होते तो बिखर चुके होते हैं अब तक। और ये जो अनवेवरिंग पेट्रियोटिज्म है इन इन सोल्जर्स की जानिब से, तो आप कैसे देखते हैं इसको कि ये क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि हमारे लिए तो, मेरे लिए तो ये एज एन इंडिविजुअल पहली बार मुझे ये ख्याल आ गया कि नहीं, इन सोल्जर्स के बारे में इम्पोर्टेंट है एक पॉडकास्ट कर लेना, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इट मस्ट बी ऑन टॉप प्रायोरिटी। तो उसके बाद आपको फॉलो अप कर लिया मैंने कि नहीं, इनसे बात हो सकती है, क्योंकि आपने बुक भी लिखी थी इस पे। तो मुझे बताइए, अनवेवरिंग पेट्रियोटिज्म को आप कहाँ देखें, जिन जिन लोगों से आप मिलती है, क्या एक कहीं पे उनको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है कि ये डिसेबल्ड सोल्जर्स का क्या हो गया, या ये भी एक चीज है जो एग्जिस्ट करती है, जितने सारे लोगों से आप मिलते हैं नॉर्मली? हाँ, एग्जिस्ट। देखो, फौज में तो लोग जानते हैं, है ना? अब धीरे-धीरे अवेयरनेस भी बहुत आ रही है, बट अभी कुछ सॉलिड कदम नहीं उठाया उनके लिए, डिसेबल्ड सोल्जर्स के लिए। ये हमारे ऊपर है, ये हमें करना है। हम अवेयरनेस फैलाएँगे, हम प्रेशर थोड़ा-सा डालेंगे, पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिसी चेंजेस, थोड़ा उस तरह से होगा तो जाके कुछ इन लोगों के लिए हम कर पाएँगे। सिर्फ़ एक मुझे लगता है किताब लिख देना इज़ नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। किताब को लिख के फिर उसको लोगों तक पहुँचाना और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसलिए टू कीप फॉलोइंग इट अप एंड कीप द फ्लेम बर्निंग, कि भाई इनके लिए हमें लड़ना है, इनके लिए हमें वो करना है। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। एक एक एट द फेस वैल्यू ऑफ इट जो हम कहते हैं कि इनकी सेक्रीफाइसेस दो तीन तरीकों की है। एक तो नॉर्मली सोल्जर बाय डिफॉल्ट एक सेक्रीफाइस करता है अपनी कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। दूसरी बात है, ये वाले डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं, इनका एक फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल फैक्टर होता है, इनके पर्सनल इंटरेस्ट भी इसमें चले जाते हैं, क्योंकि इनकी फैमिलीज किसके थ्रू जा रही, किन सारी प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रही हैं, उसके बाद एक मेंटल ट्रॉमा के थ्रू जा रहे हैं इनकी फैमिलीज। आपने जिन फैमिलीज के साथ बात की, इन सोल्जर्स के साथ बात की, क्या ये पर्सपेक्टिव कहाँ की, क्या क्या बनता है इस सारी चीज में? मुझे तो सभी बहुत पॉजिटिव मिले, इवन द फैमिलीज में भी, बच्चे भी। कि फादर अगर इस कंडीशन में है, तो कई फैमिलीज ऐसी हैं कि बच्चे, जो फादर ने एक मशाल जलाई थी, उसको आगे लेके चल रहे हैं, फौज ज्वाइन कर रहे हैं, और आर्म फोर्सेस में, एयर फोर्स या नेवी, के हमें भी यही करना है। जो एक फादर ने रास्ता चुना था, हमें उसे आगे लेके जाना है। एक कैडेट है शुभम गुप्ता, वो उसका तो ट्रेनिंग के टाइम ही एक्सीडेंट हो गया था, और वही स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बहुत बुरी होती है, उससे आपकी पूरी पूरी बॉडी वो चली जाती है। तो ही इज़ ऑल्सो व्हील चेयर बाउंड, और बुरा हाल है उसका, क्योंकि कैडेट्स के लिए अभी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। अभी उनको पेंशन नहीं मिलती, रेम्यूनरेशन मिलता है थोड़ा-सा, बट क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, आपको केयरटेकर्स चाहिए, आपकी मेडिसिन्स इतनी महँगी होती हैं, आप कोई काम नहीं कर सकते। तो अभी एक थोड़ा-सा हम ये भी एक जंग लड़ रहे हैं कि भाई, जब उन्होंने जॉइन की थी आर्मी और क्लियर किए थे सारे टेस्ट्स अपने, तो उसी जोश और जज़्बे से ही किए थे ना कि देश सेवा करनी है। ठीक है, ट्रेनिंग में एक्सीडेंट हो गया, बट उनकी नीयत वैसी थी ना कि सर्विस करनी है देश के लिए। उनको क्यों नहीं हम कुछ सपोर्ट कर पा रहे हैं? क्यों नहीं हम पेंशन्स उनके लिए कर पा रहे हैं? तो इसके लिए बहुत लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और कल भी एक स्टेटमेंट आया है डिफेंस मिनिस्टर का कि कुछ वो रेम्यूनरेशन करेंगे, रीसेटलमेंट पैकेज थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। बट
उससे आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ होगा। मतलब काफ़ी हद तक मदद मिलेगी, बट एक रेगुलर पेंशन की बात अलग ही होती है। आप छोटा ही अमाउंट दें, बट कुछ तो दें ना। तो वो एक चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं डिसेबिलिटी को लेके। बल्कि मैं आपको बताऊँ 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे होता है, तो एक कॉलेज में मुझे बुलाया था फॉर पैनल डिस्कशन। तो वहाँ पे और भी डिसेबिलिटी सेक्टर के लोग थे और एनजीओज़ के भी थे, एंड वहाँ पे मैं जाके बोली एंड आई हैड मेड अ प्रेजेंटेशन अपनी बुक का ना। मुझे लगता इस किताब में स्पेशली मुझे ये लगने लगा था कि जब तक मैं बताऊँगी नहीं तो वो इम्पैक्ट नहीं होगा। तो दिखाया 5 मिनट का शॉर्ट एंड क्रिस्प प्रेजेंटेशन दिखाया, और फिर उसके बाद मैंने किताब की और डिसेबिलिटी के बारे में बात की। हो गया जब मेरा ख़त्म, बोलना बंद किया, वहाँ ऑडियंस में मुझे नहीं पता था, वहाँ पे एक मेजर जनरल थे। वो उठे और उन्होंने माइक माँगा, बोले मैम मैंने 40 साल सर्विस किया है फ़ौज में। मेरे दिमाग में ये टॉपिक आज तक नहीं आया। मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने इस पे लिखा और इसको मतलब आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये है मिराज। अब ये क्यों ऐसा है और क्यों लोगों में ही, सोल्जर्स में ही बहुत कम अवेयरनेस है, ये तो पता नहीं, वक़्त ही बताएगा, बट हम अपना काम कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाने का। और अगर लास्टली मैं एक चीज सुनना चाहूंगा आपसे, वो ये कि आपने इस पे एक बुक लिखी है इस टॉपिक पे। ऑब्वियसली इस पे आपने बहुत सारा काम किया होगा, एक रिसर्च की होगी, एक ऑब्जर्वेशंस आपकी भी होंगी। और फिर जब आप इनको पॉलिसी लेवल पे देखती हैं कि क्या क्या चेंज करनी चाहिए, अगर आपसे मैं कहूँ कि कुछ 4-5 चीज़ों का नाम बता दीजिए जिसमें चेंज या अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है या कुछ नया करने की ज़रूरत है, 4-5 चीज़ों की एक लिस्ट, ताकि हम भी एज ऑब्जर्वर्स एज रिसर्चर्स कोशिश कर लें कि हमारे से इसमें रिसर्च में कितना क्या रोल बनता है। अभी तो मेन जो भी एक इशू चल रहा है, एक डिसेबिलिटी पेंशन को लेके चल रहा है। उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं सितंबर से अब तक, और काफ़ी कुछ केसेस थे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मतलब डिसेबल सोल्जर्स के अगेंस्ट किए हुए थे। डिसेबल सोल्जर्स ने कुछ अपने हक के लिए कुछ मांगा वांगा होगा, उसके लिए थे। बट जब मनोहर पर्रिकर जी डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने सारे केसेस स्लैश कर दिए थे। बोले हम अपने डिसेबल सोल्जर्स से नहीं लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको उनका हक जो है जायज़ वो मिले। लेकिन अभी फिर दोबारा वो केसेस खुल रहे हैं, दोबारा सबको कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर से सारा कुछ हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो यही मुद्दा है कि ये मतलब गवर्नमेंट तो वही है, सेम है। मनोहर पर्रिकर जी अभी हमारे बीच नहीं है। राजनाथ सिंह जी, आई फाइंड हिम टू बी अ वेरी बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। तो ये कैसे हो गया, मतलब यू नो कि एक ने तो सारे केसेस हटा लिए थे डिसेबल सोल्जर्स के खिलाफ, और दूसरे जो आए उन्होंने फिर से शुरू कर दिए। तो उसमें जाना है, उसके लिए थोड़ा-सा बात करनी है, प्लस डिसेबिलिटी पेंशन को लेके रूलिंग्स काफ़ी चेंज हुई हैं, अगर आप एमओडी की वेबसाइट पे देखेंगे। तो और मैं इसमें वही मैं अभी सोच रही थी कि मैं लिखूँगी कि नॉट एवरीथिंग इज़ एमओडीज़ फॉल्ट। जो इनके एडवाइज़र्स होते हैं, जो इनको बता रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, वो होना चाहिए, कहीं न कहीं द फॉल्ट लाइज़ देयर। तो वो थोड़ा-सा हमें उस पे बात करनी होगी, बैठना होगा और कोशिश करनी होगी कि एक प्रॉपर पॉलिसी आए, फ्रेमवर्क बन के, और ऐसी पॉलिसी आए बने जो जिसमें डिसेबल्ड सोल्जर्स भी इन्वॉल्वड हों, उनकी भी आवाज़ सुनी जाए, और सबको साथ में रख के पॉलिसी बनाएँ ताकि सबको सबका जायज़ हक जो है मिलता रहे। अमरीन जी, आपने हमारे साथ इस बुक डिस्कशन में ये जो हिस्सा लिया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस खुद एज एन इंडिविजुअल, एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री बहुत ज़्यादा ऐड हो गया उसमें। मैं सारे व्यूवर्स को चाहूँगा कि वो इस बुक को एक बार देख ले। मैं इसका लिंक शेयर कर लूँगा डिस्क्रिप्शन में। आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपने टाइम में से आज संडे के दिन और वो भी रोज़े में हमारी बातचीत हो गई। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया बहुत-बहुत कि मुझे आपने मौका दिया आने के लिए, और मिलके हम लोग मुद्दे उठाएँगे और आगे सबके भी साथ। जो आपकी बुक्स होंगी, मैं चाहूँगा कि आप
उन पे भी हमारे साथ पॉडकास्ट करते जाइए, ताकि हमें बिल्कुल भी मौका मिलेगा नया कुछ सीखने में, आपको भी मौका मिलेगा एक्सप्रेस करने में। तो बिल्कुल लुकिंग फॉर डेफिनेटली एनीथिंग